हेलो एवरीवन, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, जो कि टॉपिक है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं और यूनिट फर्स्ट भी हम कर चुके हैं। इसकी जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इससे पहले हमने एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस की 2 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यूट्यूब पे चैनल पे हमारे पे वीडियोस भी हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके लिए भी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, जिसमें हमें देखना है सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। ये जो हमारा प्रिंसिपल है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का, ये हमारा किसने बनाया था या फिर किसने इसको इन्वेंट किया था, तो वो देख लेते हैं। द मैरीफील्ड मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम, मैरीफील्ड मेथड, जो कि सिंथेसाइज्ड किया था इन नॉन एपेटाइट इन 1962 इन 8 days इन 68% ईल्ड। तो इसको कैसे किया गया था, ये सिंथेसाइज किया गया था नॉन एपेप्टाइड से, जो कि एक ब्रेडिकाइनिन होता है। इन 1962 8 days में कितना परसेंट ईल्ड हुआ था, 68% ईल्ड हुआ था। फिर उसके बाद है सिंथेसाइज्ड राइबोन्यूक्लियस 124 अमाइनो एसिड्स इन 1969 369 रिएक्शंस 11391 स्टेप्स, मतलब 11,391 स्टेप्स इसमें परफॉर्म किए गए थे, जिसमें कि हमारी रिएक्शंस कितनी थी, 369 रिएक्शंस हुई थी। ठीक है, इसमें हुआ गया था सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लियस इन 1969। राइबोन्यूक्लियस को इन लोगों ने खोज किया था कब, 1969 में, जिस मेथड को क्या बोला जाता है, द मैरीफील्ड मेथड। फिर आगे देखते हैं इस खोज के लिए किस किस को क्या मिला था। जैसे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 1984, तो नोबेल प्राइज़ मिला था कब, 1984 में, किस में, केमिस्ट्री में। अच्छा, किसको मिला था, ये बातें किसकी हो रही है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है द मैरीफील्ड मेथड, तो जो साइंटिस्ट होंगे उनका नाम भी क्या होगा, मैरीफील्ड। ठीक है, तो कौन साइंटिस्ट हैं जिनको मिला है, वो है मैरीफील्ड। इन सॉलिड फेज सिंथेसिस द स्टार्टिंग मटेरियल इज बॉन्डेड टू एन इनर्ट सॉलिड सपोर्ट। क्या होता है सॉलिड फेज सिंथेसिस में, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो बॉन्डेड होता है किससे, एक इनर्ट सॉलिड सपोर्ट से। रिएक्शन अकर्स एट द इंटरफेस, रिएक्शन जो होती है वो इंटरफेस पर अकर होती है बिटवीन द सॉलिड एंड द सॉल्यूशन, सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच। बिकॉज द स्टार्टिंग मटेरियल इन बॉन्डेड टू द सॉलिड, एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल रिमेन्स बॉन्डेड एज वेल। तो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था वो हमारा किससे बॉन्डेड था, सॉलिड सपोर्ट से। तो अगर कोई भी मटेरियल होगा जो बचा होगा, तो वो भी हमारा किससे बॉन्डेड होगा, सॉलिड सपोर्ट से। ठीक है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे। फिर देखते हैं प्योरिफिकेशन इन्वॉल्व्स सिंपली वॉशिंग द बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सॉलिड सपोर्ट। प्योरिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट मिला है सॉलिड सपोर्ट से उसको हम वॉश कर लेंगे। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमने मेन प्रोडक्ट बनाया, उसके संग जो हमारा साथ में एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर है फर्स्ट स्टेप इज़ टू अटैच द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल टू एन इनर्ट सॉलिड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको हमें इनर्ट सॉलिड से अटैच कराना है। फिर टिपिकली इनर्ट पॉलीमर्स और रेजिन्स आर यूज्ड। इसमें क्या यूज़ होते हैं, पॉलीमर्स और रेजिन्स यूज़ होते हैं। दीज आर कमर्शियली अवेलेबल, ये ईजीली अवेलेबल होते हैं, क्या, पॉलीमर्स और रेजिन्स। सिंस द मॉलिक्यूल इज अटैच टू ए सॉलिड, एनी अदर केमिकल्स एडेड और प्रोडक्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जब हमने उसको अटैच कर दिया सॉलिड सपोर्ट से, किसको, पॉलीमर या फिर रेजिन को, उसके बाद क्या होगा, एनी अदर केमिकल एडेड, मतलब अगर कोई अदर केमिकल या फिर प्रोडक्ट उसमें एडेड है तो उसको हम रिमूव्ड कर सकते हैं, किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। फिल्ट्रेशन टेक्निक्स आपको पता ही होंगी, बैचलर्स में हमने करी हुई हैं। फिर है आफ्टर ऑल रिएक्शंस आर डन द प्रोडक्ट इज स्टिल अटैच टू द इनसॉल्युबल बीड। तो जब हमने सारी रिएक्शंस कर ली, अगर उसके बाद भी हमारा प्रोडक्ट इनसॉल्युबल बीड से अटैच्ड है, मतलब जो हमारा सॉलिड सपोर्ट था उससे अटैच्ड है, तो फिर क्या होगा, फाइनली
द प्रोडक्ट इज़ क्लीव्ड फ्रॉम द बीड एंड आइसोलेटेड। फिर हम उसको क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम सॉलिड सपोर्ट से आइसोलेट कर लेंगे, मतलब उसको अलग कर लेंगे। आइसोलेशन टेक्निक्स भी हम बैचलर्स में पढ़ चुके हैं फार्माकोग्नोसी में। फिर इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, ए BOC प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड इज कोवैलेंटली लिंक्ड टू द पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर बाय फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर बॉन्ड। तो BOC प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं किससे, पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर से। किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। क्या बनता है यहाँ पे, एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर है द पॉलीमर बॉन्डेड अमाइनो एसिड इज वॉश्ड फ्री ऑफ एक्सेस रिएजेंट एंड देन ट्रीटेड विद ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। फिर क्या होता है, जो हमारा पॉलीमर बॉन्डेड अमाइनो एसिड है उसको वॉश्ड किया जाता है, किस लिए, ताकि वो जो एक्सेस रिएजेंट है उससे फ्री हो सके। फिर उसको ट्रीट कराया जाता है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड से, क्या रिमूव करने के लिए, BOC ग्रुप को रिमूव करने के लिए, जो हमने यहाँ लगाया था, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर है ए सेकेंड BOC प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड इज कपल टू द फर्स्ट। जो सेकेंड BOC प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड है उसको हम फर्स्ट से अटैच करेंगे, मतलब एक और BOC प्रोटेक्टेड ग्रुप हम लगाएंगे बाय रिएक्शन विद DCC। DCC की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग बताएं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। एक्सेस रिएजेंट्स आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग देम फ्रॉम द इनसॉल्युबल पॉलीमर। तो जो एक्सेस हमारा रिएजेंट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, कैसे, वॉशिंग से। फिर है द साइकिल ऑफ डी प्रोटेक्शन कपलिंग एंड वॉशिंग इज रिपीटेड। तो जो डी प्रोटेक्शन, कपलिंग और वॉशिंग की जो साइकिल है वो हम रिपीट मोड पे ऑन करेंगे एज मैनी टाइम्स एज डिज़ायर टू एड अमाइनो एसिड यूनिट्स टू ग्रोइंग चेन। मतलब जितना हमें चाहिए होगा उतनी बार हम इन साइकिल्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर है आफ्टर द डिज़ायर्ड पेप्टाइड हैज़ बीन मेड ट्रीटमेंट विद एनहाइड्रस HF रिमूव्स द फाइनल BOC ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा फाइनल BOC ग्रुप जो हमने बाद में लगाया था, सेकंड ग्रुप लगाया था, उसको हम रिमूव कर लेंगे। फिर है एंड क्लीव्स द एस्टर बॉन्ड टू द पॉलीमर। और जो एस्टर बॉन्ड है उसको हम क्लीव कर लेंगे, यील्डिंग द फ्री पेप्टाइड। इससे क्या होगा, हमारा पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं एक, तो आपको बनाने में इसको क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ हमारा क्या अटैच है, ये हमारा पॉलीमर अटैच्ड है। फिर पॉलीमर से अटैच्ड होने के बाद हमारे धीरे धीरे टेक्निक स्टार्ट हो रही है जो हमने यहाँ पढ़ी थी। फर्स्ट स्टेप में हमने BOC को अटैच किया, जो हमारा क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टेड ग्रुप है। फिर उसके बाद हमको उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर से हमारी जो डबल हमने सेकंड BOC लगाया था, सेकंड BOC किस टेक्निक के द्वारा लगाया था, DCC के द्वारा। DCC की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। फिर अगेन हमें उसे वॉश करना है। फिर हम क्या करेंगे, उसको रिपीट साइकिल पे चलाते रहेंगे जब तक हमें डिज़ायर प्रोडक्ट या फिर हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक। एंड द एंड HF हमारा इसमें रिएक्ट करेगा, HF को हम रिएक्ट कराएंगे। उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, पॉलीमर, ठीक है। तो चाहो तो आप ये जो चार्ट है ना ये भी बना के आ सकते हो, या फिर जो हमने जितना लिखा है उतना भी बना के आ सकते हो। वैसे ये चीज़ जब हम बना के आता है तो इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है पेपर में या फिर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें। अब हम देख लेते हैं TBOC प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। अच्छा, ये जो हैं TBOC प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे ये आपकी रिएक्शंस हैं, इनमें आप इनको रिएक्शंस को करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टेड डी प्रोटेक्टेड ग्रुप है। और इसके बाद अभी प्रोटेक्टेड ग्रुप देखेंगे, तो इसमें हम अपने स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो स्टेप्स हैं द टर्सरी ब्यूटाइल कार्बामेट बिकम्स प्रोटोनेटेड। फिर दूसरा है लॉस ऑफ द टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन रिजल्ट्स इन ए कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है उसी के बारे में इसने बताया है कि कैसे कैसे ये स्टेप्स हो रहे हैं। तो आप चाहो तो ये जो रिएक्शंस है वो बना के आ सकते हो। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बमिक एसिड रिजल्ट्स इन द फ्री अमाइन। प्रोटोनेशन ऑफ अमाइन अंडर द एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड द PDT एज द HCl सॉल्ट, ठीक है। और ये अभी हम डी प्रोटेक्शन देख रहे थे, ये हमारा प्रोटेक्टेड वाले की रिएक्शन है, तो इसको भी आप करके आ सकते हो। फिर है हमारा FMOC प्रोटोकॉल एंड डी प्रोटेक्शन। तो FMOC प्रोटोकॉल वाली रिएक्शन हमारी ये रही, ठीक है, ये रिएक्शन है और ये पूरी, और डी प्रोटेक्शन की रिएक्शन हमारी ये है।
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बना के आ सकते हो। वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो मेन है, स्ट्रेटेजी मेन पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए हम स्ट्रेटेजी देखते हैं, इसकी स्ट्रेटेजीज़ क्या क्या हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले TBOC स्ट्रेटेजी, जिसमें हम देखते हैं सी टर्मिनल, रेजिन, कमेंट्स, लिंकर स्ट्रक्चर। तो जब आपने इसमें पढ़ा होगा कि पेप्टाइड कैसे बनते हैं, कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसको हमें कैसे फॉर्म करना होता है, ठीक है। एक सी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे सी टर्मिनल। सी टर्मिनल में हम देखते हैं सबसे पहले एमाइड। इसमें रेजिन कौन सा यूज़ होता है, MBHA। अच्छा, रेजिन्स के जो नाम है वो आपको आगे सारे देखने को मिल जाएंगे। फिर कमेंट क्या होता है, एफिशिएंट क्लीवेज फ्रॉम रेजिन एंड स्टेबल टुवर्ड्स एसिडिक डिप्रोडक्शन। लिंकर स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये रहा, यहाँ से हमारी क्या लिंक्ड है, रेजिन, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा है थियोएस्टर। थियोएस्टर में हमारी कौन सी रेजिन यूज़ हो रही है, TAM-PAL। इसमें क्या कमेंट्स होंगे, कन्वर्ट्स इनटू ए सी टर्मिनल थियोएस्टर व्हेन ट्रीटेड विद थियो एजेंट आफ्टर क्लीवेज फ्रॉम रेजिन। ये हमारा स्ट्रक्चर है और इससे हमारी रेजिन क्या है, अटैच हो रही है। फिर देखते हैं साइड चेन प्रोटेक्टेड ग्रुप। अब ऐसे कौन कौन से साइड चेन प्रोटेक्टेड ग्रुप होते हैं जो हमारे पेप्टाइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें साइड चेन फंक्शनैलिटी है, पहले हमारा आ जाएगा एस्पार्टिक एंड ग्लूकोज। फिर इसमें हमारा प्रोटेक्टिव ग्रुप क्या आ जाएगा, ओ बेंजाइल, ओ ग्लाइकोहेक्साइल और ओ टर्सरी ब्यूटाइल। इसमें साइड चेन हमारी ये है, ठीक है। साइड चेन आप इसको बना के आ सकते हो। फिर प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाना है, तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, P टोलिन एस सल्फोनिल, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्राइल। तो ये चीज़ें आप साइड चेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप में करके आ सकते हो। अब इसमें देखते हैं हमारी रेजिन कौन सी यूज़ हो रही है, BOC SPPS में। तो इसमें हमारी रेजिन है, ये है मैरीफील्ड रेजिन, और दूसरी हमारी BHA रेजिन। अगर 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है कि BOC SPPS में रेजिन कौन सी यूज़ होती है, तो आप इन दोनों को बना के आ सकते हो। 2 नंबर के लिए 2 रेजिन स्ट्रक्चर सफिशिएंट है। अच्छा, SPPS का मतलब क्या है, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। अब इसको देख लेते हैं पूरा कि सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस BOC में कैसे होता है। तो सबसे पहले है रेजिन प्लस BOC, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, कार्बोएक्सामाइड रेजिन बाय DCC एंड DMAP। तो कार्बोएक्सामाइड रेजिन जो होगा उसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे, DCC से। फिर इससे हमें क्या मिलेगा, बेंजोइलेशन या फिर एसिटाइलेशन ऑफ अनरिएक्टेड OH ग्रुप ऑफ PAM। इसके बाद क्या होगा, या तो बेंजोइलेशन होगा या एसिटाइलेशन होगा, किसका, अनरिएक्टेड OH ग्रुप का। उसके बाद क्या होगा, BOC जो है वो डीप्रोटेक्टेड हो जाएगा बाई TEA और DCM प्लस डाईथियो एरीथ्रिटोल स्कैवेंजर फॉर सिस, मैट और ट्रिप। इनकी फुल फॉर्म क्या है, अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैट की नहीं है देखिए हमने, तो मैट की क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि मैट की क्या होती है। अच्छा, स्कैवेंजर्स हमें पता है क्या होते हैं, जो साइड रिएजेंट्स होते हैं जो हमारी रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो DCM या फिर IP हमने यूज़ किया उसको हम क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। फिर वॉश करने के बाद AAS ट्राईफ्लोरो एसीटेट प्लस TEA DCM न्यूट्रलाइजेशन वॉशिंग DCM IPA। तो यहाँ हमने वॉशिंग किया, ये वॉशिंग के बाद हमें बता रहे हैं कि हमारा क्या होगा। फिर होगा हमारा कपलिंग ऑफ एक्टिवेटेड BOC AA। तो जो BOC AA है उसको हम क्या कराएंगे, कपलिंग कराएंगे। कपलिंग कराने के बाद क्या होता है, डी प्रोटेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड कपलिंग। फिर हमें डी प्रोटेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड कपलिंग जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करना है। फिर ये चीज़ परफॉर्म करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, डाईनाइट्रोफिनाइल इथाइल को PG ऑफ हिस फॉर्माइल PG2 ट्रिप रिमूव्ड बाय पाइपेरिडिन। तो जो हमने जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उनको हम किसके द्वारा रिमूव कर देंगे, पाइपेरिडिन के द्वारा। एंड में हमारा क्या होगा, क्लीवेज फ्रॉम रेजिन बाय HF एनिसोल थियोक्रिसोल डाईमिथाइल सल्फाइड एज स्कैवेंजर फॉर साइड चेन PG एल्काइलेटिंग एजेंट। फिर जो हमारा रेजिन है जो हमें HF या एनिसोल से मिला था या थियोक्रिसोल से मिला था, तो वो हमारे किस तरीके से हमें शो करेंगे, स्कैवेंजर्स की तरह, मतलब जो हमारे साइड रिएजेंट्स होते हैं उनकी तरह, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया, ये इसका एक डायग्राम है या स्ट्रक्चर या फिर फ्लो चार्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये आप बना के आओगे तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। और अगर चाहो तो नहीं भी बना के आ सकते हो, या सिर्फ चाहो तो ये ही बना के आ सकते हो, और हमने जो ये देखा है इसे बनाने की नीड नहीं होगी, फिर यही आपका सफिशिएंट होगा। अब देख लेते हैं FMOC स्ट्रेटेजी। FMOC स्ट्रेटेजी में क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। द SPPS इज़ द एंकरिंग of the n-protected amino acid residue to the solid support via an ester or an amide bond depending of the C-terminal functional group of target peptide, जो कि क्या होगा, एसिड या फिर एमाइड। तो जो SPPS होगा वो क्या है, एक एंकरिंग मतलब एक लोडिंग ग्रुप है ऑफ द n-प्रोटेक्ट, जिसमें C-टर्मिनल अमाइनो एसिड जो होंगे, रेजिड्यू होंगे, टू द सॉलिड सपोर्ट, वो किससे अटैच होंगे, वाया एन एस्टर और एन एमाइड बॉन्ड डिपेंडिंग ऑफ द C-टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। किस पे डिपेंड होंगे, जो C-टर्मिनल पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उस पे। फिर है मोस्ट ऑफ द लिंकर्स आर कमर्शियली अवेलेबल एंकर्ड ऑन द डिफरेंट मैट्रिक्सेस सच एज। तो बहुत सारे लिंकर्स ऐसे होते हैं जो हमारे डिफरेंट मैट्रिक्स पे अटैच होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीस्टायरेन बेस्ड रेजिन्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएमाइड बेस्ड रेजिन्स और कंपोजिट PS पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। फिर इसमें देख लेते हैं रेजिन कौन सी यूज़ होती हैं। रेजिन फॉर पेप्टाइड एमाइड, तो इसमें कौन कौन सी हैं, रिंग एमाइड रेजिन और पाल रेजिन। ये रेजिन भी आपको याद रखनी है। अगर FMOC में आपसे रेजिन पूछ लेता है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, तो आपको ये भी याद रखनी है अगर पेपर में आती है तो बनाने के लिए, ठीक है। फिर है दीज रेजिन्स आर कंपेटेबल विद FMOC केमिस्ट्री एंड फाइनल TFA क्लीवेज। तो ये रेजिन्स किस लिए यूज़फुल होती हैं, कंपेटेबल होती हैं FMOC केमिस्ट्री के लिए। अब इसमें लिंकर्स पढ़ लेते हैं थोड़ा, लिंकर्स क्या होते हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो लिंकर्स आर बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंकरिंग ग्रोइंग पेप्टाइड टू द इनसॉल्युबल कैरियर। क्या करते हैं ये, जो इनसॉल्युबल कैरियर होता है उसमें पेप्टाइड को ग्रो करने के लिए यूज़फुल होते हैं। लिंकर्स में बी कपल्ड टू एन एनी कैरियर सूटेबल फॉर SPPS। लिंकर को हम किसी भी कैरियर से अटैच कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इफ अल्टरनेटिव्स टू पॉलीस्टायरेन बेस्ड रेजिन्स हैव टू बी कंसीडर्ड। क्या होते हैं ये, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं अगर हमें अल्टरनेटिव के लिए चूज़ करना है, रेजिन के लिए चूज़ करना है। तो इसमें लिंकर्स के एग्जांपल देख लीजिए, HMP लिंकर और रेमेज लिंकर, ठीक है। अब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो भी देख लेते हैं, इनके स्टेप्स हैं प्रोटोकॉल। ये 10 स्टेप्स हैं पूरे, तो जो कि आपको अगर पूछता है तो आप करके आ सकते हो। तो देख लेते हैं इनको। प्रोटोकॉल 1, रेजिन स्वेलिंग। क्या होगा, सबसे पहले हम रेजिन को स्वेल कराएंगे। कैसे, रेजिन बीट्स प्लस DCM फिल्ट्रेशन अंडर वैक्यूम। फिर दूसरा है प्रोटोकॉल 2, स्टैंडर्ड वॉशिंग प्रोसीजर। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। फिर थर्ड हमारा आता है अटैचमेंट टू हाइड्रोक्सी मिथाइल बेस्ड रेजिन। उसके बाद हमें इसे किससे अटैच करना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बेस्ड रेजिन से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटोकॉल 4, अटैचमेंट टू ट्राइटाइल बेस्ड रेजिन। फिर उसके बाद हमें ट्राइटाइल बेस्ड रेजिन से इसको अटैच करना है। किसको, जो हमने ऑलरेडी किससे अटैच किया था, अभी यहाँ पे हम देख रहे थे हाइड्रोक्सी मिथाइल बेस्ड रेजिन से। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ है हमारा स्टैंडर्ड कपलिंग प्रोसीजर। फिर हम क्या जो प्रोसीजर है हमें क्या दोहराना है, जो कपलिंग प्रोसीजर हमें देखना है, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारा कपलिंग। स्टैंडर्ड कपलिंग प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या करानी है, इनकी कपलिंग करानी है। ये सारे इसमें डिटेल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं वो कर रही हूँ डिक्टेट, तो आप इनको अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा 7 स्टेप कौन सा है, रिमूवल ऑफ सोडियम FMOC प्रोटेक्शन। 8th है स्टैंडर्ड TFA क्लीवेज। 9th है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस बाय एयर ऑक्सीडेशन। और लास्ट हमारा कौन सा आता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस यूजिंग ऑक्सीडेटिव फोल्डिंग इन रिडॉक्स बफर।
अब आगे देख लेते हैं हमारे बीओसी स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस और एफएमओसी के स्ट्रेटेजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। तो बीओसी स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ईजी टू इंट्रोड्यूस होता है। बीओसी अमाइनो एसिड आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। डी प्रोटेक्शन विद टीएफए इज रैपिड। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी फॉर मैनी पेप्टाइड सिंथेसिस एप्लीकेशंस। गुड कपलिंग रिजल्ट्स। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? रिपीटेड टीएफए मीडिएटेड सोडियम डिप्रोडक्शन ओवर द कोर्स ऑफ ए लॉन्ग सिंथेसिस में लीड टू मॉडिफिकेशन और डिग्रेडेशन ऑफ सेंसिटिव पेप्टाइड सीक्वेंसेस। दूसरा है रिक्वायर्स द यूज ऑफ डेंजरस एचएफ एंड एक्सपेंसिव लेबोरेटरी एपरेटस। आप देख लेते हैं एफएमओसी स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस। इजी टू प्रिपेयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। टीएफए यूज ओनली फॉर फाइनल रेजिन क्लीवेज एंड डी प्रोटेक्शन। प्रोग्रेस कैन बी फॉलोड बाय रियल टाइम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मॉनिटरिंग। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? पाइपेरिडिन जो इसमें यूज़ होता है वो क्या है? हार्मफुल वेपर है और टॉक्सिक है। साइड रिएक्शंस में ऑल्सो अकर। पाइपेरिडिन हमने देखा था जब हम इसकी स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे, तब हमने यूज़ किया था उसमें। अब इन दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर कंपैरिजन हो सकता है पूछ ले तो पता होना चाहिए, ठीक है। बीओसी और एफएमओसी। बीओसी क्या है? इट इज़ बेटर फॉर अवॉइडिंग डीकेपी फॉर्मेशन। और एफएमओसी क्या होता है? ये हमारा CITRT रेजिन मस्ट बी यूज टू प्रिवेंट डीकेपी फॉर्मेशन। फिर बेटर इन केस ऑफ पेप्टाइड्स दैट एग्रीगेट इजीली। इनकम्प्लीट एफएमओसी डी प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एग्रीगेटिंग पेप्टाइड। उसके बाद बीओसी है टेक्स लॉन्गर टाइम। और एफएमओसी में क्या होता है? एस्पार्टिक प्रो बॉन्ड इज हाईली एसिड सेंसिटिव। Resin for BOC strategy are available for FMOC chemistry too, especially recommended for O-glycosylate और sulfated peptides। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए अगर आपसे कंपैरिजन पूछता है तो आप ये भी करके आ सकते हो। अब देख लेते हैं एक और टॉपिक है आपका लो हाई HF क्लीवेज। तो ये क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड FH HF क्लीवेज SN1, लो हाई HF क्लीवेज SN2। तो ये सारा जो मेथड्स है, कैलकुलेटिंग मेथड्स हैं, इनको आपको एज इट इज़ करके आना है। इसको रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर पूछ लेता है तो आप जो ऐसे लिख है आप ऐसे का ऐसे ही इसको एग्ज़ाम में करके आ जाइएगा। तो इसको अच्छे से रट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके प्यूरिफिकेशन देख लेते हैं। प्यूरिफिकेशन एंड केस स्टडीज़। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? अटैचिंग टू ए सॉलिड सपोर्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले सॉलिड सपोर्ट से अटैच कराएंगे, ठीक है। ये सारा हमारा इसका थ्योरी है, तो थ्योरी आप देख लीजिएगा नोट्स में। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट रिमूवल। जितना भी हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा? थर्ड होगा सिंप्लीफाइड प्यूरिफिकेशन। उसके बाद हमें सिंप्लीफाइड प्यूरिफिकेशन करना है, मतलब इसको अच्छे से प्यूरिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप है ऑटोमेशन। फोर्थ स्टेप ऑटोमेशन कर देंगे हम एंड में। इसका ऑटोमेशन के बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। अब इसकी केस स्टडीज़ देख लेते हैं। तो केस स्टडीज़ में सबसे पहले क्या है? पेप्टाइड सिंथेसिस फॉर रिसर्च। तो पेप्टाइड सिंथेसिस को किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिसर्च को। SPP इज़ वाइडली यूज फॉर सिंथेसाइजिंग पेप्टाइड्स फॉर रिसर्च पर्पजेज इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शंस, ड्रग डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेराप्यूटिक एजेंट्स। दूसरा है ड्रग डिस्कवरी। पेप्टाइड्स विद स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज सच एज पेप्टाइड लिगेंड्स फॉर रिसेप्टर्स और पेप्टाइड इनिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑफन सिंथेसाइज यूजिंग SPPS। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है सिंथेसिस ऑफ HIV प्रोटीज इनिबिटर्स, जिसमें है SPP हैज़ बीन यूज टू सिंथेसाइज वेरियस पेप्टाइड इनिबिटर्स ऑफ द HIV प्रोटीएज एंजाइम विच इज़ ए की टारगेट फॉर एंटीवायरल थेरेपी। दूसरा एग्जांपल क्या है? सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स फॉर बायोमेट्रिक मटेरियल्स। Peptides with specific sequences have been synthesized using SPPS and used to create biometric materials with desired properties such as cell adhesion and tissue regeneration। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इजी रिमूवल होता है, suitable for high throughput synthesis,
fast and reliable peptide assembly applicable to a wide range of peptide sequences and modification. अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका, जो कि है मॉडिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स. पेप्टाइड मॉडिफिकेशन refers to the covalent and generally enzymatic modification of proteins following protein biosynthesis. Proteins are synthesized by ribosomes translating mRNA into polypeptide chains which may then undergo peptide modification to form the mature protein product. तो ये हमें पता है कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसा होता है, बस इसमें हमें ये पढ़ना है कि मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है. तो वो थोड़ा सा हमने इसकी डेफिनेशन देख लिया. अब ये देख लेते हैं कि अवेलेबल मॉडिफिकेशन कौन कौन से, जैसे एन टर्मिनल पे मॉडिफिकेशन कर दिया, सी टर्मिनल पे कर दिया, अनयूजुअल एंड नॉन नेचुरल अमाइनो एसिड्स का मॉडिफिकेशन कर दिया, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन कर दिया, साइक्लिक पेप्टाइड में कर दिया, या फिर पेप्टाइड कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. इससे पहले वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लें. इसके बाद जो देखेंगे हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है सेगमेंट एंड सिक्वेंटल स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्यूशन फेज पेप्टाइड सिंथेसिस. तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है. इससे पहले वाले आप सारे कर लें, इसे भी अच्छे से कर लें, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो. और इससे पहले जो भी जितनी भी आपको वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट की मिल जाएंगी. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू.